हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मतलब फिजिकल फीचर का मतलब क्या है कि जिस तरह से हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं, वैसे ही कुछ इस धरती के, इस भूमि के कुछ एक पार्ट होते हैं, कुछ एक उसके आप कह सकते हो कि फीचर्स होते हैं, कुछ एक अलग-अलग गुण होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत में ऐसे कौन-कौन से, हमारे भारत की जो भूमि है इसमें ऐसे कौन-कौन से फीचर्स हैं और उनका क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से ये आपके सामने 6 नेम लिखे हुए हैं, जैसे है हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद है द नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन ओशियन, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ये हमारे भारत के कुछ एक पार्ट है, हमारे भारत की भूमि के कुछ एक मुख्य बिंदु है जिनकी तरफ हम आज इस पार्ट में, इस चैप्टर में ध्यान देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। मतलब कि हमारा जो हिमालय है, हमारा जो उत्तर में और उत्तर पूर्व में जो पार्ट है, हिमालय जो श्रृंखलाएं हैं, जो माउंटेन्स है, जो हिल्स है, वो जो पार्ट है उसको हिमालयन माउंटेन्स कहा जाता है। या इसकी जगह पे एक दूसरा भी शब्द यूज किया जाता है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पहाड़ या उत्तरी पर्वत। मतलब कि जब हम बात करते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स की, तो उसमें और भी कुछ एक माउंटेन रेंजेस हैं जो इंक्लूड होती हैं। पर जब हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की, तो इसका मतलब हम सिर्फ हिमालय की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इस मानचित्र में, इस मैप में देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर किया हुआ है, भूरा रंग किया हुआ है, और इसमें ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये सारे के सारा हिमालय है, उसी के पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को कि इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, द हिमालयस geographically young and structurally fold mountains stretch over the northern border of India। कि हिमालय है, ये अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो ये एक यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। यानी कि सबसे यंग का मतलब युवा है, सबसे लास्ट में बनी हुई है। और ये बनने का तरीका क्या है, फोल्ड, कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराई तो उनके टकराने के की वजह से जो धरती का भाग ऊपर की तरफ उठा और उसने माउंटेन्स की जो शेप है वो ले ली, तो उससे जो माउंटेन्स बनी है वही हिमालय है। और ये भारत के जो उत्तरी भाग है, उत्तरी बॉर्डर है चाइना और भारत के बीच का, उसके ऊपर फैली हुई है। These mountain ranges run in the west-east direction from the Indus to the Brahmaputra। ये यहाँ से वेस्ट से शुरू होती हैं और ईस्ट की तरफ ये जाती हैं। ठीक है, वेस्ट से शुरू होकर और ईस्ट की तरफ जाती हैं। यहाँ पे ये जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, यहाँ से शुरू होती है और ऐसे चलते हुए ये यहाँ ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, इस रिवर तक ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को हिमालयन माउंटेन्स कहा जाता है। The Himalayas represents the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। कि हिमालय है वर्ल्ड की सबसे जो टॉप 10 चोटियां हैं, माउंटेन पीक्स हैं, उसमें से 6 या 7 हिमालय में मिलती है हमें। तो मतलब हिमालय में हिमालय पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा, वन ऑफ द हाईएस्ट
माउंटेन रेंज भी है, सबसे रगड, रगड का मतलब इसमें बहुत उबड़-खाबड़ भूमि मिलती है, बहुत ऊंची पर्वत मिलते हैं, बहुत गहरी खाइयां भी मिलती हैं हमें। दे फॉर्म एन आर्क, आर्क क्या होता है, मतलब एक जो अर्ध चंद्राकार या अर्ध गोलाकार पार्ट होता है उसको आर्क कहा जाता है। तो ये एक आर्क की फॉर्मेशन है, देखिए ये गोलाकार पार्ट है ऐसे आके और यहाँ से ऐसे है, तो मतलब एक अर्ध गोलाकार भाग की फॉर्मेशन करता है ये, which covers the distance of about 2400 किलोमीटर, के ये जस्कर से लेकर और ब्रह्मपुत्रा नदी तक ये लगभग 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर के अबाउट जो एरिया है वो कवर करता है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो विड्थ है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है, ये जो कश्मीर में है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आते आते ये 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर के अबाउट रह जाती है। The Himalayas consist of three parallel ranges on its longitudinal extent. A number of valleys lies between these ranges. देखिए ये जो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है, देखिए 1, 2 और 3, ये तीन जो लाइनें दिखाई दे रही है हिमालय की तीन अलग-अलग श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, जिसमें इनके बीच में बहुत सारी वैलीज जो आप कह सकते हो वादियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे जो अंदर वाली है, ये जो अंदर वाली है ये सबसे ऊंची है, इसी को हिमाद्री कहा जाता है, इसी को ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, इसी को इनर हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद आती है बीच वाली जिसको हिमाचल कहा जाता है, और सबसे लास्ट में आती है शिवालिक जिसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। The northernmost range is known as the Great और इनर हिमालय और द हिमाद्री। जैसे मैंने आपको पहले बताया सबसे ऊपर वाली जो माउंटेन रेंज है उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या इनर हिमालय भी कहा जाता है। इट इज most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 मीटर। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इसमें जितनी भी ऊंची माउंटेन पीक्स आती हैं वो सबसे जो हाईएस्ट है वो इसी में मिलती हैं, और उसमें कोई वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता। इसमें जो जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं उसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर ही है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जितनी भी सबसे बड़ी हिमालयन पीक्स हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, ये सारी की सारी इसी में आ जाती हैं। इट इज perennially snowbound and a number of glaciers descended from this range। ये perennially का मतलब क्या होता है कि जो सारा साल, पेरिनियल का मतलब होता है सारा साल, तो ये ऐसी माउंटेन रेंज है जो सारा साल बर्फ से ढकी रहती है, और बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी इसी से निकलते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है और इस तरह के जो जो भी ग्लेशियर्स हैं वो भी मोस्टली इसी माउंटेन रेंज से हमें देखने को मिलते हैं। द रेंज लाइंग टू साउथ of Himadri form the most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalaya। इसके बाद में जो इससे नीचे वाली जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है हिमाचल, और ये सबसे उबड़ खाबड़ माउंटेन रेंज है और इसी को लेजर हिमालय भी कहा जाता है। The range is mainly composed of highly compressed and altered rocks। ये सबसे हाईली कंप्रेस्ड बहुत हार्ड जो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, उनसे बनी हुई ये रेंज है। द ऑल्टीट्यूड वेरीज between 3700 kilometer to 3700 meter and 4500 meters and the average width is of 50 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है, जैसे हमने इसकी हाइट एवरेज हाइट की थी 6000 मीटर, ठीक है, और वैसे ही इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में हमें देखने को मिलती है, और इसकी जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर के नियर अबाउट हमें देखने को मिलती है, इसकी चौड़ाई है जो।
This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra Valley and the Kullu Valley in Himachal Pradesh। इसी में ये जो फेमस वैली हैं, घाटियां हैं, वादियां हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है। ये सारी की सारी जो बहुत ही खूबसूरत वैलियां हैं, ये हमें हिमाचल में देखने को मिलती हैं, और वो सारी की सारी ये हिमाचल या जो लेसर हिमालय है, इसमें हमें देखने को मिलती है। दिस रेंज इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और ये अपने हिल स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। द आउटरमोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक। सबसे बाहर वाली जो रेंज है, उसका नाम क्या है? शिवालिक है। दे एक्सटेंड They extend over the width of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying between 900 to 1100 मीटर। इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 10 टू 50 किलोमीटर है, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। यानी कि ये सबसे छोटी और सबसे बाहर वाली हिमालय की जो रेंज है, श्रृंखला है, वो है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya region located further नॉर्थ। देखिए, ये जो माउंटेन रेंज है, जो जिसको हम शिवालिक कहते हैं, ये कोई बहुत हार्ड स्टोन से नहीं बनी, हार्ड रॉक से नहीं बनी हुई। ये ऊपर से नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उनके जुड़ने से जो कंसोलिडेट हुए हैं, जो हार्ड होकर पत्थर बने हैं, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के इनका जो ये जो रेंज है वो बनी हुई है। मतलब ये कंसोलिडेटेड, जैसे शिवालिक जैसे हिमाचल है, जैसे हिमाद्री है, उस तरह से पक्के पत्थर यहाँ पे हमें नहीं मिलते, पक्के पहाड़ यहाँ पे नहीं मिलते। यहाँ पे मिट्टी और जो ग्रेवल्स हैं, जो छोटे मोटे पत्थर हैं, उनके मिलने से ये जो माउंटेन रेंज है वो बनी हुई है। The longitudinal valleys lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dune। देखिए, जो लेसर हिमालय या आप कह सकते हो हिमाचल है, और जो शिवालिक है, इन दोनों के बीच में जो भी वैलीज हमें देखने को मिलती है, उसको एक नाम दिया जाता है, स्पेसिफिकली नाम है उसका, जो नाम है डून्स। देखिए, ये डून होता है, देखिए दो तरह के, जैसे एक होता है DUNE, ड्यून, वो होते हैं जो रेत के टीले होते हैं, तो और ये है DUN, ये होती है डून्स। ठीक है, मतलब ये वैलीज हैं जो हिमाचल और शिवालिक के बीच वाले पार्ट में जो वैलीज हैं, उनको डून्स कहा जाते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। ठीक है, ये कुछ एक वर्ल्ड फेमस बहुत ही खूबसूरत डून्स है, जिनके नेम हमने अभी पढ़े हैं, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पतली दून है, ये सारे। द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, हमने पहले नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ देखा था, अब हम देखेंगे इसको वेस्ट से ईस्ट की साइड। जो हिमालय के डिविजन्स हैं, हिमालय डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। देखिए, जो सतलज और इंडस के बीच वाला हिमालय है, उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि सतलज रिवर से नीचे सतलज रिवर, ऊपर इंडस रिवर, इन दोनों के बीच का जो हिमालय का पार्ट है, उसको पंजाब हिमालय कहेंगे। बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। ये इसको अलग अलग रहता है, उस 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 रहता है, उसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। द पार्ट of the Himalayas lying between Satluj and काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। इसके बाद सेकंड आता है सतलज और काली। इन पहले वाला था इंडस और सतलज, उनके बीच वाले हिमालय को पंजाब हिमालय कहेंगे। उसके बाद सतलज से लेकर नीचे काली रिवर तक का जो हिमालय है, उसको कहेंगे कुमाऊं हिमालय। फिर है काली से लेकर तीस्ता रिवर,
काली से तीस्ता। इस हिमालय को कहा जाता है नेपाल हिमालय। मतलब हमने अभी तक 3 पार्ट कर लिए हैं। सबसे पहला था इंडस यानी कि सिंधु रिवर से लेकर सतलुज के बीच का जो पार्ट है उसको पंजाब हिमालय का कहते हैं। उसके बाद सतलुज से लेकर काली रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। उसके बाद काली से लेकर तीस्ता जो नदी है उसके बीच का जो हिमालय उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसके बाद देखिए जो तीस्ता रिवर है उससे लेकर आगे जो दिहांग कह लो या ब्रह्मपुत्रा कह लो, इसके बीच का जो हिमालय है इसको असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने दो तरह से हिमालय के पार्ट्स देख लिए। सबसे पहले नीचे से ऊपर देखेंगे तो पहले आएगा शिवालिक, उसके बाद हिमाचल या लेसर हिमालय या और उसके ऊपर आएगा हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय या जिसको इनर हिमालय भी कह दिया जाता है। उसके बाद हमने रिवर के हिसाब से देख लिया। इंडस से लेकर सतलुज के बीच का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज से लेकर काली के बीच का जो पार्ट है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली से लेकर तीस्ता के बीच का जो पार्ट है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो पार्ट है उसको हम असम हिमालय कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द मोस्ट ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालय, यानी कि सबसे ईस्ट वाली जो बाउंड्री है हिमालय की वो ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है? एक रिवर जो दो माउंटेन्स के बीच में गुजरती है तो वो एक यू शेप्ड वैली बना देती है जिसको गॉर्ज कहा जाता है। तो ये एक दिहांग गॉर्ज की फॉर्मेशन करती है। The Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. इसके बाद जो इंडस रिवर है, सॉरी ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसके बाद हिमालय वहां से नीचे की तरफ मुड़ जाता है और इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसकी फॉर्मेशन करता है। ऊपर नॉर्दर्न बाउंड्री की फॉर्मेशन करता है और जब ब्रह्मपुत्र के नीचे की तरफ मुड़ जाता है तो वो क्या बन जाती है? वो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री है वो बन जाती है। दे नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इनको फिर किस नाम से जाना जाता है? इनका एक नाम तो है पूर्वांचल और दूसरा इसको कह दिया जाता है ईस्टर्न हिल या ईस्टर्न माउंटेन्स भी कह दिया जाता है। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। अब ये जो पूर्वांचल है इसमें कौन कौन सी हिल्स हमें देखने को मिलती हैं? जैसे पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये कुछ एक है जो पूर्वांचल का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो उत्तर के मैदान है, गंगा के मैदान है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनके बारे में हम अभी शुरू कर रहे हैं। देखिए द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज। बेसिकली जो ये नॉर्दर्न प्लेन है ये कहां से बने हैं? ये बने हैं ऊपर से जो नदियां आई हैं वो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर वगैरह लेके आती रहती हैं पिछले लाखों सालों में और उन्होंने वो मिट्टी है वो यहाँ पे बिछा दी है, जिसकी लेयर बाय लेयर बनने के बाद ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसकी फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली इसमें 3 रिवर्स काम करते हैं, 3 रिवर सिस्टम काम करते हैं। एक तो है इंडस। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? जैसे झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ठीक है, चेनाब है, ये सारी की सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर आ जाती है? जैसे यमुना है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र। इन तीनों रिवर्स के ऊपर से मिट्टी लाने की वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनकी फॉर्मेशन होती है, ये बने थे। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल। ये जो प्लेन्स हैं ये कौन सी मिट्टी से बने हैं? ये जलोढ़ मिट्टी या जिसको अलुवियल सॉइल कह दिया जाता है उसके बने हुए हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है इसको कहा जा सकता है। द स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। द प्लेन्स बीइंग
about 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये 2400 किलोमीटर तो लंबे हैं, यानी कि इधर पंजाब से लेकर इधर असम तक इनकी जो पूरी की पूरी लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है, और इनकी जो चौड़ाई है वो कहीं पे 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर और कहीं पे ये 320 किलोमीटर भी हो जाती है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो इसी एरिया में रहते हैं। विच with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate is it is agriculturally a productive part of India। इसमें लोगों के इतने ज्यादा रहने का रीजन क्या है? एक तो यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ पे पानी है वो पूरा साल हमें देखने को मिलता है। ऊपर से जो नदियां आती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, वो जो जितनी भी नदियां हैं वो सारा साल चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की जो उपलब्धता है वो सारा साल हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब यहाँ का जो मौसम है, वेदर है, वो बहुत अच्छा है। वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म है जैसे डेजर्ट एरिया का होता है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है जैसे ऊपर माउंटेन्स का होता है। ये बीच वाला मौसम है, इसीलिए यहाँ पे लोग इजीली रह पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। कृषि के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, इसीलिए भी ये इतना ज्यादा पॉपुलेटेड है। उसके बाद देखिए द्वाब। द्वाब क्या होता है? द्वाब इज मेड अप ऑफ टू रिवर्स, दो मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर, यानी कि एक ऐसा एरिया जो दो नदियों के बीच में बसा हुआ होता है उसको द्वाब कहा जाता है। या दो नदियों के बीच में जो जो भूमि का क्षेत्र आ जाता है, जो मिट्टी आ जाती है, जो एरिया होता है, उसी को दोआब कहा जाता है। वैसे ही पंजाब, यानी कि पंच मीन्स 5 एंड आप मीन्स वाटर, यानी कि ऐसा एरिया जो 5 रिवर्स के बीच में बसा हुआ है, 5 रिवर्स वहां से क्रॉस आउट करती हैं, तो उसको पंजाब कहा जाता है। द प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से देखिए, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू द पंजाब हिमालय। सबसे वेस्ट वाला जो पार्ट है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, यानी कि जिसमें पंजाब और हरियाणा, दिल्ली वाला जो एरिया आ जाता है, इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है जो इंडस यानी कि सतलज सिंधु नदी है, और साथ के साथ इसकी जो 5 दूसरी ट्रिब्यूटरीज है, इसमें चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये जो 5 नदियां हैं, ये सारी की सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये सारी 6 की 6 नदियां मिलकर जो पंजाब हिमालय इसकी फॉर्मेशन करती हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो अब पाकिस्तान में है। हमारे पास बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी जो इसका मेन हिस्सा है पंजाब का वो पाकिस्तान में रह जाता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयस। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। देखिए कौन कौन सी नदियां हैं जो पंजाब को बनाती हैं। सबसे पहले झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये जो 5 नदियां हैं ये मिलकर पंजाब बनाती हैं, और ये जो पंजाब है इसमें बहुत सारे दोआब बनते हैं, यानी कि हर एक दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको दोआब कहेंगे। तो बहुत सारे इसमें दोआब बनते हैं। देखिए ये नोट लगा के मैंने कुछ लिखा हुआ है। मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। जो मजूली एक आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर में है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, और वहां पे लोग भी रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे आइलैंड, ऐसे द्वीप जो एक
नदी के द्वारा बनाए हुए हैं। वैसे तो आइलैंड्स क्या होते हैं, जो समुद्र के बीच में, ओशियन के बीच में होते हैं, उसको आइलैंड कहा जाता है, लेकिन ये जो आइलैंड होते हैं ये नदी के द्वारा बनाए हुए होते हैं, इसीलिए इसको रिवराइन आइलैंड कहा जाता है। द रिवर इन देयर फ्लो in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए जो नदियां होती हैं वो अपने लास्ट वाला जो पार्ट होता है, सब जहां पे जाके वो किसी बड़े समुद्र में या बड़ी किसी बे में, किसी ओशियन में जाके खत्म होती हैं, तो उस टाइम वहां पे जाके क्या होता है, वो छोटे छोटी एक छोटी नदियों में बिखर जाती हैं, छोटी चैनल्स में बिखर जाती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब एक बड़ी रिवर के जो पानी है उसको छोटे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। अब घग्गर रिवर जो हरियाणा में है, यहां से लेकर तीस्ता जो सिक्किम से निकलती है, वहां इन दोनों नदियों के बीच का जो एरिया है, इसको इसको द गंगा प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पाटली, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये कुछ एक स्टेट है जहां पे जो गंगा प्लेन है वो स्प्रेड है। हरियाणा से शुरू होता है, उसके बाद दिल्ली में जाता है, फिर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, थोड़ा सा पार्ट झारखंड का भी इसमें आ जाता है, और वेस्ट बंगाल। इन एरियाज में जो गंगा प्लेन है वो हमें देखने को मिलता है। इन द ईस्ट, सबसे ईस्ट वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये असम के अंदर, असम के अंदर जो प्लेन एरियाज हैं उनको कहा जाता है, और इसी यही जो प्लेन है इनको द ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। इसके बाद जो वेरिएशंस है, टाइप ऑफ लैंड है, टाइप ऑफ सॉइल है, उसके हिसाब से जो नॉर्दर्न प्लेन है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो देखिए कौन कौन से है। The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of Shivalik. It is known as Bhabbar. All the streams disappear in this belt. देखिए जैसे ऊपर से नदियां आती हैं पहाड़ों से, तो वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर बहा कर ले आती हैं। तो जैसे ही शिवालिक जो माउंटेन रेंज है वो खत्म होती है, तो जो नदियां हैं वो वहां से जो मैदानी क्षेत्र है उसमें एंटर करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे ही ये माउंटेन से नीचे आकर मैदानी क्षेत्र में जाती हैं, तो इसका जो फ्लो है, इनकी स्पीड है वो कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से ऊपर से लाए हुए जो कंकड़ पत्थर होते हैं इनको ये आगे बहा के नहीं ले जा पाती, और वहां पे एक कंकड़ पत्थरों की एक पट्टी बना देती हैं। और इसी पट्टी को क्या कहा जाता है, इसी पट्टी को भब्बर कहा जाता है, और इसकी जो विड्थ होती है, इसकी चौड़ाई होती है वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, और क्योंकि ये पत्थर है तो पत्थरों जो पानी पीछे से जितनी भी नदी वगैरह आती है वो पत्थरों के ऊपर से ना बहकर पत्थरों के नीचे से बहना शुरू कर देती हैं। इसीलिए यहाँ पे जितनी भी जो छोटी मोटी धाराएं होती हैं वो पत्थरों के नीचे से बहने के कारण यहाँ पे छुप जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। South of this belt, the streams and the rivers re-emerged and create a wet, swampy and marshy region known as Terai. This was a thickly forested region full of wildlife. देखिए अब जैसे ही जो नदियां हैं जो पत्थरों के नीचे बह रही थी, वो जहां से दोबारा से पत्थरों से बाहर आती हैं, तो वहां पे एक दलदल जैसा एरिया बन जाता है, जहां पे दलदल होती है, बहुत ही हरा भरा क्षेत्र होता है। ठीक है, चारों तरफ पानी होता है, तो उस वो जो एरिया होता है उसको तराई रीजन कहा जाता है, तराई एरिया कहा जाता है। और ये एरिया बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हो फॉरेस्टेड एरिया था, बहुत ज्यादा जंगली क्षेत्र था, बहुत ज्यादा घने जंगल यहाँ पे थे। लेकिन जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 के बाद, तो ये जो जंगल है इनको साफ करके उस भूमि को एक कृषि योग्य, एक एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया।
The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the floodplains of the rivers and present a terrace-like structure. This part is known as Bhangar. देखिए, जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो बहुत पुराने बने हुए हैं, बहुत पुराने टाइम के बने हुए हैं। तो वहां उस टाइम की जो बनी हुई पुरानी मिट्टी से प्लेन बने हुए हैं तो उनको भब्बर कहा जाता है। ये फ्लड प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि फ्लड प्लेन जहां पे होंगे तो वहां पे हर साल नई मिट्टी बनेगी, हर साल मिट्टी की नई परत बन जाएगी। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो तो फ्लड प्लेन आ गए, लेकिन ये जो भब्बर होता है यहाँ पे हर साल जो फ्लड्स हैं वो नहीं आते, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो पुरानी होती जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। तो जो भंगर है, सॉरी भब्बर नहीं भंगर है, ये पुरानी जो अलूवियल सॉइल से बने हुए जो प्लेन्स है इनको भंगर कहा जाता है। The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकड़। इसमें क्या होता है कि हमें कैल्शियम रिच सॉइल मिलती है। कैल्केरियस का मतलब क्या होता है? कैल्शियम रिच सॉइल, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, या आप कह सकते हो सफेद जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो ज्यादा होती है। और उसको वहां पे लोकली जो एरिया में क्या कहा जाता है, इसको कंकर कहा जाता है। The newer, younger deposits of the floodplains are called खदर। अब जो फ्लड प्लेन्स है और फ्लड प्लेन में हर साल फ्लड आते हैं और जिसकी वजह से उस एरिया में हर साल एक नई परत है मिट्टी की वो बिछ जाती है और ये रिन्यू हो जाती है हर साल, और इसको क्या कहा जाता है, इसी को खातर कहा जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस द आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये हर साल नए बन जाते हैं, हर साल एक नई परत यहाँ पे बन जाती है और हर साल इसमें जो उपजाऊ शक्ति है वो रिन्यू हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इसमें एग्रीकल्चर होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ शक्ति होती है। इसीलिए यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो लेने की कोशिश की जाती है।